आज मैं आपको क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 शुरू करवा रही हूँ। चैप्टर नंबर 2 है हमारा सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ जो मसला है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा ये जो चैप्टर है ये टोटली शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए है। इसमें से आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आते हैं 4 नंबर के और 1 एमसीक्यूज आता है। टोटल 5 नंबर का पेपर इसका इस चैप्टर में से आपका पेपर में आता है। टॉपिक आज जो आप डिस्कस करने जा रहे हैं ये है हमारा बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम जो है इसको डिफाइन करेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड और साइंटिफिक मेथड क्या चीज़ है। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड है कोई भी एक तरीका इख्तियार करना उस किसी भी प्रॉब्लम किसी मसले को हल करने के लिए जो भी हमें स्टेप्स लेना पड़ते हैं उन स्टेप्स को बोला जाता है कि ये साइंटिफिक मेथड में शामिल किए जाते हैं। अब रिसर्चर जो होते हैं या साइंटिस्ट जो होते हैं जब उन्होंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोई मसला हल करना है साइंस के अंदर, तो उनको डिफरेंट स्टेप्स में से गुजरना पड़ता है अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए, ताकि उन्होंने जो रिसर्च की है, जो काम किया है, इधर उनका डाटा जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, फिर जाके वो रिजल्ट निकालते हैं। तो ये है हमारे पास साइंटिफिक मेथड। तो जब हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड होगा तो इसका मतलब बायो में जो मेथड इस्तेमाल किया जाएगा, तो बायो जाहिर सी बात है बायोलॉजिस्ट जैसे साइंटिफिक मेथड साइंटिस्ट करते हैं, तो इसमें स्पेसिफाई कर दिया गया है साइंटिस्ट साइंस की एक ब्रांच को बायो को। बायोलॉजिकल मेथड ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम स्टेप्स जो है उसको किसी भी कोई भी बायोलॉजिस्ट जो है कोई स्पेसिफिक स्टेप्स लेता है किसी मसले को हल करने के लिए। अब वो स्टेप कौन से हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप होते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड स्टेप आता है मेकिंग ऑब्जर्वेशन, थर्ड स्टेप आता है मेकिंग हाइपोथेसिस, फोर्थ स्टेप आता है ड्राइंग डिडक्शन, 5 स्टेप आता है परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट और आखिरी स्टेप होता है समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट। 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना, उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये ऐसा प्रॉब्लम होगा जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएटेड है, प्रॉब्लम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? थिंकिंग से, आस्किंग, डिस्कसिंग। ठीक है, कि अब जब किसी चीज़ के बारे में, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचते हैं या किसी से उसके बारे में पूछते हैं, किसी से डिस्कस करते हैं, बहस करते हैं, ठीक है, या पढ़ते हैं किसी के बारे में, तो तब कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके माइंड में आती है। ठीक है, अब ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है इसको हल करने के लिए डिफरेंट तरह की साइंटिस्ट जो है वो ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है मेकिंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है ये 5 सेंसेस को यूज करके, 5 सेंसेस जो आपके इंसान की 5 हिस्से हैं, देखने की होगी, सोचने की होगी, सुनने की है, किसी चीज़ को छूने की हिस्सा है, तो 5 सेंसेस जो हैं इनको इस्तेमाल करके ऑब्जर्वेशंस दी जाती हैं, किसी चीज़ के ऊपर नॉलेज को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक तो हमने 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके ऑब्जर्वेशंस दी, या फिर हम ऑब्जर्वेशन कैसे ले सकते हैं? प्रीवियस जो साइंटिस्ट थे, हम उस साइंटिस्ट से आने वाले पहले जो साइंसदान थे उनकी जो रिसर्च होगी, उनकी जो डिफरेंट बुक्स वगैरह हैं उनको स्टडी करने के बाद जो नॉलेज, जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, हम कहते हैं कि हमने उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर ऑब्जर्वेशंस ले ली हैं, उसके ऊपर हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया है। ये 2 मेथड डाटा कलेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, या तो खुद 5 सेंसेस से यूज किए डाटा कलेक्ट होगा या फिर प्रीवियस रिसर्च जो है उसको इस्तेमाल करके, उसको पढ़ के। थर्ड स्टेप हमारे पास आता है मेकिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस अब क्या चीज़ है? हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दी है, ठीक है, जो मसला है हमारे पास, उसका एक आर्जी तौर पे एक हम जवाब जो है वो रख लेते हैं कि ये इस प्रॉब्लम का ये आंसर हो सकता है। ठीक है, अब इसके लिए हाइपोथेसिस, जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए जो हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं वो एक स्टेटमेंट की शक्ल में मौजूद होते हैं। ठीक है,
जैसे एक जो हमारे पास प्रॉब्लम होगी उसके लिए ज़रूरी नहीं कि एक ही हाइपोथेसिस बनाया जाए, एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस भी बनाए जाते हैं किसी एक प्रॉब्लम के लिए। उसकी क्या वजह है कि हो सकता है कि आपका एक हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, ठीक है, वो आपका ठीक प्रूव ना हो, उसको रिजेक्ट करना पड़े, तो उसके लिए फिर उसके बाद आप दूसरे जो हाइपोथेसिस हैं उन पे गौर फिक्र कर सकते हैं, उन पे सोच सकते हैं। अब ये जो आप हाइपोथेसिस बनाते हैं इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये अक्सर पूछा जाता है। कौन कौन से अब इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं हाइपोथेसिस के? सबसे फर्स्ट इसका करैक्टर है, इट इज अ पर्पस स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। जो आपके पास प्रॉब्लम है उसका ये आंसर दे रहा हो, ठीक है, ये जो आपने हाइपोथेसिस बनाया है ये उसका आंसर दे रहा हो। मैच विद ऑब्जर्वेशन, जो आपने सेकंड स्टेप में ऑब्जर्वेशंस ली थी, डाटा कलेक्ट किया था, उस डाटा के साथ ये आपका हाइपोथेसिस मैच करना चाहिए। टेस्टेबल, हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें। टेस्ट करने से क्या मुराद है, हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकें, तजुर्बात के जरिए हम इसको ठीक या गलत साबित कर सकें। फोर्थ इसका करैक्टरिस्टिक्स है, कैन आल्सो बी डिसप्रूव, ठीक है, कि कोई ना कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम हाइपोथेसिस को गलत साबित कर सकें, डिसप्रूव कर सकें, ताकि अगर एक हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो हम दूसरा हाइपोथेसिस जो है उसको एक्सेप्ट कर सकें। ये हमारे पास है मेकिंग हाइपोथेसिस, कि हम हाइपोथेसिस जो है उसको कैसे बनाते हैं। फोर्थ हमारे पास जो स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का वो है ड्राइंग डिडक्शन। ड्राइंग डिडक्शन, डिडक्शन अब क्या चीज है? डिडक्शन लॉजिकल रिजल्ट होता है हाइपोथेसिस का, जो कि किसी रीजन पे, किसी वजह पे जो है वो बेस कर रहा होता है। डिडक्शन में हम दो टर्म यूज करते हैं, इफ और देन की टर्म जो है वो यूज की जाती है। जैसा कि ये आपके पास एक एग्जांपल है, हाइपोथेसिस है ऑल प्लांट सेल हैज न्यूक्लियस, ठीक है, कि जितने भी प्लांट सेल होते हैं उनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद होना चाहिए। जबकि जब हम इसकी डिडक्शन बनाते हैं तो इफ और देन का वर्ड यूज करते हैं, इफ ऑल प्लांट सेल हैव न्यूक्लियस देन ग्रास शुड हैव न्यूक्लियस इन इट्स सेल, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ग्रास, जो घास है वो भी तो पौधों में, प्लांट्स में शामिल की जाती है, तो हमने एक रीजन, एक लॉजिक साथ रख दिया है कि अगर जितने भी पौधे हैं उनमें न्यूक्लियस मौजूद है तो ग्रास भी एक पौधा है, इसके सेल में भी न्यूक्लियस मौजूद होना चाहिए, ठीक है। ये थी हमारे पास डिडक्शन जो कि हमने हाइपोथेसिस से ड्रा की थी, और इसको हम हाइपोथेसिस से जो लॉजिकल रिजल्ट जो कि किसी रीजन पे बेस कर रहा होता है उसको हम ड्रा करते हैं। ये हमारे पास फोर्थ स्टेप आता है बायोलॉजिकल मेथड का। फिफ्थ स्टेप हमारे पास आता है परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना, तजुर्बात करना, ये मोस्ट बेसिक स्टेप होता है हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए ये मोस्ट बेसिक स्टेप है। ऑब्जेक्टिव में भी अक्सर पूछा जाता है कि मोस्ट बेसिक स्टेप कौन सा है बायोलॉजिकल मेथड में, तो वो परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना एक बहुत बेसिक स्टेप है। इसमें जब हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो हम दो ग्रुप्स बनाते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इन दोनों में क्या फर्क होता है? कंट्रोल ग्रुप को हम सारी की सारी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम कोई कंडीशन प्रोवाइड नहीं करते। जैसा कि अगर हम एक पौधा लेते हैं और उस पौधे में हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि अगर वो पौधा अपनी फूड तैयार कर रहा है फोटोसिंथेसिस के जरिए, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या उस पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जरूरी है या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए हम दो पौधे लेंगे और एक पौधा जो है उसको कंट्रोल ग्रुप का नाम देंगे, दूसरे पौधे को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम देंगे। जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो रिजल्ट आएगा, जिस पौधे को हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की है उस पौधे में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, फूड मेकिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जबकि जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं की उसमें का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक नेसेसरी चीज है। जब भी फोटोसिंथेसिस होनी होगी तब उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के लिए जरूरी होती है, ठीक है। तो इस तरह हमने दो ग्रुप्स में अरेंज करके एक्सपेरिमेंट को तजुर्बात के जरिए साबित कर लिया किसी चीज को। अब ये हमारे पास से जो एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं तो दो तरह के रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं, या तो हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल
साबित हो जाएगा, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होगा, या फिर हमारा एक्सपेरिमेंट वो फेल हो जाएगा, मतलब वो रॉन्ग साबित होगा। अगर तो हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक साबित हो गया, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, तो हम उस हाइपोथेसिस को प्रूव कर लेंगे और वो हाइपोथेसिस जो है वो नेक्स्ट अगले स्टेप के लिए लेके जा सकते हैं हम। जबकि वो एक्सपेरिमेंट जो कि गलत साबित हो गया है उसका हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका मतलब अगर एक्सपेरिमेंट गलत साबित हुआ है तो हमारा हाइपोथेसिस ही करेक्ट नहीं है। हमने जो स्टेटमेंट थर्ड स्टेप में बनाई थी वही हमारी गलत साबित हो गई है। दोबारा से हमें अपने थर्ड स्टेप पे जाना पड़ेगा, नॉलेज कलेक्ट करके अपनी स्टेटमेंट दोबारा बनानी पड़ेगी। लास्ट स्टेप जो बायोलॉजिकल मेथड में हमारे पास आता है वो है समराइज एंड रिपोर्ट द रिजल्ट। ठीक है, अब जितना भी हमने पीछे वर्किंग की है उस सारी की सारी वर्किंग को समराइज करना है, उसकी समरी में बयान करनी है और उसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, उसका रिजल्ट निकालना है। उसके लिए क्या किया जाता है, जो डाटा सारे का सारा हमने इन 5 स्टेप्स में कलेक्ट किया होगा, सारे डाटा को एनालाइज किया जाता है डिफरेंट मेथड के जरिए। स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है हमारे पास जिसमें हम नॉलेज को एनालाइज करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए। तो स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करके उसके थ्रू उसकी डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू डाटा को एनालाइज कर लिया जाएगा। उस एनालाइज डाटा जो है अब उस डाटा को पब्लिश कर दिया जाता है डिफरेंट रिसर्च पेपर्स में, जर्नल्स में। तो रिसर्चर की वो एक ऑथेंटिक बात जो है, जो कोई जिसको डिसप्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, वो उस जर्नल और उस साइंटिफिक पेपर में पब्लिश हो जाती है, छापी जाती है। ठीक है, ये हमारे पास 5 स्टेप थे बायोलॉजिकल मेथड के, और साइंटिस्ट को अपने बायोलॉजिकल मेथड के लिए इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है 1 बाय 1। ये हमारा आज का टॉपिक था। ओके, अल्लाह हाफिज़।